हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत बेहतरीन है क्लास। ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत बेहतर क्लास है। अगर आप मेरे चैनल पे रुके हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सही जगह पे टिके हैं। इससे आपको 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएँगे आपके। तो चलिए हम देखते हैं आज का क्लास क्या है हमारा। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है। ठीक है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे किसके लिए इंपॉर्टेंस है इसकी क्लास की। तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्लास करेंगे। ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। जिन्होंने नैतिक विकास का एक प्रसिद्ध फेमस प्रिंसिपल दिया है। ठीक। और ये सिद्धांत बताता है, क्या है कि ये सिद्धांत बताता है कि बच्चों में सही गलत की समझ कैसे और किन कारणों चरणों में विकसित होती है। अगर देखा जाए तो ये बताता है हमको कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जो सही गलत की समझ विकसित होती है, कैसे होती है, किन चरणों में होती है, किन कारणों से होती है, ये सिद्धांत उसी को बताता है। इस सिद्धांत की एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि अगर इस पे मेरे चैनल पे आप हैं तो बिल्कुल सही जगह पे हैं। आप बेहतरीन क्लास आपको मिलने जा रही है। तो ये सीटेट एग्जाम के लिए, केबीएस के लिए, डीएसबी के लिए, यूपी टेट के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। इस सिद्धांत की मूल अवधारणा क्या है? ठीक है। मूल अवधारणा में देखेंगे कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की मूल अवधारणा में कि नैतिक विकास सोच रीजनिंग पर आधारित है। जो नैतिक विकास होता है वो किस पर आधारित होता है? रीजनिंग पर आधारित होता है, ना कि केवल व्यवहार पर। ठीक। ये बिल्कुल अंतर आप स्पष्ट कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि जो नैतिक विकास सोच होती है वो रीजनिंग पर आधारित होता है, ना कि केवल व्यवहार पर। ठीक। उम्र के साथ नैतिक सोच क्रमिक रूप से विकसित होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग नैतिक सोच भी आपकी क्या होती है? विकसित होती है। और ये भी होता है कि व्यक्ति किसी भी चरण को छोड़ नहीं सकता। कोहलबर्ग ने बताया कि जो ये सिद्धांत है इसमें आप किसी भी चरण को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। अगले टॉपिक हम क्या देख रहे हैं कि नैतिक विकास जो होता है उसमें 3 स्तर होते हैं और 6 चरण होते हैं। दोनों में ध्यान से देखिएगा कि लेवल्स आपके 3 हैं, चरण आपके कितने हैं? 6 हैं। तो पहला हमारा स्तर क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। पूर्व परंपरागत में हम आप क्या देखेंगे कि इस स्तर पर बच्चा दंड और पुरस्कार के आधार पर निर्णय लेता है। इस स्तर पे अगर आप देखेंगे जो बच्चा होता है किसके आधार पे? दंड और पुरस्कार के आधार पे निर्णय लेता है। ठीक। निर्णय क्या लेता है? सामान्यतः ये एज जो मानी गई है 4 से 10 वर्ष की मानी गई है। कितनी मानी गई है? 4 से 10 वर्ष। चरण 1 क्या है? दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास है। चरण 1 क्या है? दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें आगे क्या है? जो काम करने पर दंड मिले वो गलत है। बच्चों के अंदर एक चीज होती है कि जो काम करने पे दंड मिलता है तो बच्चे उसको क्या मानते हैं? ये काम गलत है। जो दंड से बचाए सही है। जैसे अगर अपने फादर किसी को पनिशमेंट दे दिए तो फादर गलत है। मम्मी अगर उस काम से बचा लेती है तो मम्मी सही है। ठीक है। इसकी नैतिकता क्या होती है? डर होता है। अगर डर हटा दिया जाए तो ये दोनों चीजें ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। चलिए इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण में देखिए, बच्चा चोरी नहीं करता क्योंकि उसे सजा मिल सकती है। बच्चा चोरी नहीं करता है इसलिए उसे सजा मिल सकती है। ठीक है। अगर सजा यहाँ से हटा दिया जाए तो कोई भी बच्चा चोरी करने से नहीं मानेगा। आजकल देखा जा रहा है कि सजा भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी चोरियां होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नैतिक चीजें नहीं। अगला जो हमारा चरण है, चरण दूसरा क्या है? स्तर 3 है, चरण आपके 6 हैं। तो चरण दूसरा क्या है? स्वार्थ अभिविन्यास है। क्या है? स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट या इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। जो लाभ दे वही सही है। इसमें ये देखने को मिलता है कि बच्चे उसी चीज को सही मानते हैं जो जो उनको लाभ देता है, प्रॉफिट देता है। और जहां से उनको लाभ नहीं होता है वो चीजें उनके लिए क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ठीक। जुकाम हुआ है यार।
अच्छा, चलिए आगे बढ़ा दें। तू मेरा काम कर, मैं तेरा। ये स्वार्थ अभिविन्यास है। तू मेरा काम कर और मैं तेरा। उदाहरण क्या है? बच्चा कहता है मैं होमवर्क करूंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी। मामा भी चालाक है, पहले होमवर्क करा लेंगी, उसके बाद बच्चों को चॉकलेट नहीं देंगी। चलिए ठीक है, तो ये उसका उदाहरण है। अगला क्या है? अगला हमारा स्तर क्या है? स्तर 2, परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, समाज और नियमों को महत्व दिया गया है। कन्वेंशनल लेवल में क्या है? समाज और नियमों को महत्व दिया गया है। सामान्यतः जो इसकी एज मानी जाती है 10 से 16 वर्ष की मानी जाती है। लड़का अच्छा, लड़की अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, दूसरों को खुश करना। क्या है? दूसरों को खुश करना। सामाजिक स्वीकृत जरूरी। ये सिद्धांत की इस चरण की विशेषताएं हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है? उदाहरण में क्या है? बच्चा सच बोलता है ताकि शिक्षक उसे अच्छा समझे। क्लास में आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, गोलू मोलू की तरह होते हैं। वो सच इसलिए बोलता है कि ताकि टीचर उसे सही समझे। ठीक। चरण 4 क्या है? कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या है? नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है, व्यवस्था बनाए रखना नैतिकता होती है। नियमों का पालन जरूरी, व्यवस्था बनाए नैतिकता, ये इसके कानून और व्यवस्था अभिविन्यास के चरण है। ठीक, इसका उदाहरण क्या होता है? उदाहरण में क्या है? छात्र कहता है नियम तोड़ना गलत है, चाहे कोई देखे या न देखे। अगर कोई देख रहा है तो भी ठीक है, नहीं देख रहा है तो भी ठीक है, लेकिन बच्चों का मानना होता है कि नियम तोड़ना हमेशा गलत हो रहा है, क्योंकि कोई देखे चाहे ना देखे, हम अपने आप से देखते हैं कि हम नियम तोड़ रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। ठीक। स्तर 3, इसमें क्या है? उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें क्या है? नैतिकता आंतरिक मूल्यों पर आधारित होती है। जो मॉरलिटी होती है वो किस पे होती है? आंतरिक मूल्यों पर आधारित होती है। बहुत कम लोग इस स्तर तक पहुंचते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस स्तर तक पहुंचते हैं। अगला हमारा जो चरण है पांचवा, पांचवा चरण क्या है? इसमें हम देखेंगे पांचवें चरण में, पांचवें चरण में क्या है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। कानून समाज की भलाई के लिए है। कानून अगर देखा जाए किसके लिए बनाया गया है? समाज की भलाई के लिए बनाया गया है। बट आजकल देखा जाता है, बिहेव में ऐसा मिल जाता है कि जो कानून है वह जो हाई लेवल हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए होता है, जो मिडिल फैमिली के लिए होता है उनके लिए वह अभिशाप बन जाता है। क्या? कानून। लेकिन यहाँ माना क्या गया है कि कानून जो है वो समाज की भलाई के लिए है। ठीक। आवश्यकता पड़े तो नियम बदले जा सकते हैं। आवश्यकता पड़े तो नियम बदले जाते हैं। ये सही भी है, क्योंकि संविधान में बार बार संशोधन होते रहते हैं। ठीक। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? कोई नियम मानवाधिकार के विरुद्ध हो तो उसे बदलना चाहिए। कोई भी नियम मानवाधिकार के विरुद्ध हो तो उसे क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए। मानवाधिकार का मतलब मानवाधिकार के विरुद्ध हो। चरण 6, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। क्या है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें हम क्या देखेंगे? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में अंतरात्मा सर्वोच्च। इसमें माना गया है कि जो अंतरात्मा कहती है वह सर्वोच्च होता है, वही सही होता है, बाकी चीजें गलत होती है। जैसे न्याय, समानता, मानवता सर्वोपरि है। सर्वोपरि का मतलब सबसे ऊपर है। ठीक। इसका अगला एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देख ले। उदाहरण क्या है? अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध खड़ा होना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई अन्यायपूर्ण कानून बनाया गया है तो उसके विरुद्ध हमको क्या होना है? खड़े हो जाना है, उसके विपक्ष में। अब यहाँ अगला हम चौथा पॉइंट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। हाइंज डायलेमा क्या है? ठीक है ना। कोहलबर्ग का प्रसिद्ध नैतिक द्वंद्व क्या है? नैतिक द्वंद्व ये क्या है? एक व्यक्ति दवा चोरी करे या पत्नी को मरने दे। मान लीजिए आपके सामने कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि
या तो आप चोरी करें या तो किसी की आप जान जाने दें। तो ये इसी को हम कहते हैं नैतिक द्वंद्व। अगर वो चोरी करता है तो नैतिक रूप से सही है, अगर पत्नी को मरने देता है तो भी वो नैतिक रूप से सही नहीं है। महत्व उत्तर का नहीं, तर्क का है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आंसर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो भी तर्क है, जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक, ये है प्रसिद्ध नैतिक द्वंद्व का सिद्धांत। शैक्षिक महत्व क्या है इसका, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। अगर यहाँ पे देखा जाए सीटेट फोकस है कि सीटेट को ध्यान में रखा गया है कि शिक्षक शिक्षक को बच्चों के नैतिक स्तर को समझना चाहिए। जो टीचर्स होते हैं बच्चों के नैतिक मॉरलिटी को क्या करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। जितना उसकी मॉरलिटी को अगर वो समझेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा कि बच्चे टीचर्स को भी समझ पाएंगे और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वह क्रिएट नहीं होगी। ठीक, नैतिक कहानियाँ, चर्चा, वाद विवाद उपयोगी। अब इससे रिलेटेड शैक्षिक इसका जो महत्व है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस जो है, इसमें नैतिक जो कहानियाँ होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चर्चा हो रही है, वाद विवाद डिबेट हो रहा है, ये इसके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक, दंड की जगह तार्किक सोच को बढ़ावा। कोई ज़रूरी नहीं होता है किसी बच्चों को दंड दिया जाए, उसको पनिशमेंट दिया जाए, वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप किया जाए तो ऑटोमेटिक बच्चा गलत करने से बचेगा। फिर क्या है, लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण आवश्यक। यानी जो क्लास है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। हर बच्चा आपसे सवाल पूछ सके, हर बच्चा अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, हर बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। अगर ऐसे क्लासरूम को आपने क्रिएट कर लिया है तो इस सिद्धांत का जो मेन पर्पज है, जो उद्देश्य है, वो हमेशा कंप्लीट होगा। ठीक, तो क्लास कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। ठीक, ना कि डिक्टेटरशिप की तरह। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। सीमाएं में क्या है, केवल नैतिक सोच पर आधारित, व्यवहार पर नहीं। ये केवल नैतिक सोच पर ही आधारित है, व्यवहार पर आधारित नहीं है। ठीक है ना। तो और इसका दूसरा डिमेरिट क्या है कि इसका सांस्कृतिक जो पक्ष है वो क्या है, कमजोर है। सांस्कृतिक पक्ष कैसा है, कमजोर है। सभी लोग चरण 6 तक नहीं पहुंचते हैं। अगर देखा जाए इसमें जो 6 चरण बताए गए हैं, इसकी डिमेरिट में क्या बताया गया है कि जितने भी लोग होते हैं वो चरण 6 तक पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, 1 2 3 तक चरण जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। चलिए, सीमाएं हो गया। अभी सिद्धांत की हम थोड़ा सा रिलेशंस की बात कर लेते हैं, किससे, पियाजे से, जीन पियाजे से। ये एग्जाम के पॉइंट आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोहलवर का सिद्धांत क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है। ये माना जाता है कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है, कोहलबर्ग का सिद्धांत इसी पर आधारित है। पियाजे ने 2 चरण बताए हैं और कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं, 6 चरण बताए हैं। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और अगली क्लास में हम इसी के ऊपर 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आएंगे, जिससे तैयारी आपकी और भी बेहतरीन हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।